हेलो। ओनली लव इज़ रियल की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि मैंने बताया, ये कहानी है दो सोलमेट्स के फिर से मिलने की, एलिजाबेथ और पेड्रो, जो कि डॉक्टर वीज़ के पास अपनी परेशानियां लेकर अलग अलग वक्त पे आते थे। आज देखते हैं एलिजाबेथ की जीवन की कहानी। क्या कारण थे जो उन्हें डॉक्टर वीज़ तक लेकर आए। डॉक्टर वीज कहते हैं कि जब एलिजाबेथ मेरे ऑफिस में आई तो मैंने देखा कि जितनी वे सुंदर थी उतनी ही उनकी आंखों में उदासी थी। वो बहुत नर्वस थी और मेरी पहली बुक मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स पढ़ के वो मेरे पास आई थी। एलिजाबेथ कहती हैं कि मेरी ज़िंदगी में कुछ भी ठीक नहीं, बस उलझने ही उलझने हैं। वो डिप्रेशन में थी और ऐसा लगा मानो लंबे समय से वे किसी से दिल खोलकर बात नहीं कर पाई हैं और सारा गुबार बस उनके भीतर इकट्ठा हो गया था। एलिजाबेथ का इतिहास दिलचस्प मालूम हो रहा था। उन्होंने बहुत सारे उतार चढ़ाव एक छोटी सी जिंदगी में ही देख लिए थे। बहुत सारी दुश्वारियों का सामना कर लिया था और जीवन के विविध रंगों व रूपों से परिचित हो चुकी थी। वो 32 की होने को आई थी, लेकिन अभी भी किसी भी पुरुष के प्रति उन्हें वो आकर्षण महसूस ही नहीं हो पाया जो हमेशा चाहती थी। एक ग्रामीण इलाके में पैदा हुई और उनका बचपन वहीं बीता। मतलब यह कि अब तक उनकी आधी जिंदगी उन्होंने वहीं जी थी, अपने बड़े से फार्म हाउस पर, जहां वे और उनका परिवार, माता पिता और एक बड़ा भाई और बहुत सारे प्यारे प्यारे जानवर उनके साथ वे रहती थी। पुरुषों के प्रति उदासीनता का उसका एक कारण उसके पिता थे। पिता की कठोरता। उनके पिता बहुत कठोर किस्म के थे और उनका नकारात्मक पक्ष यह था कि वे ना संवेदनशील थे। उनका संवेदनहीन और गुस्सैल होना। वे न तो खुद की भावनाओं को अभिव्यक्ति दे पाते थे और कभी और न ही किसी और की भावनाओं की कद्र करते थे। बचपन और किशोरावस्था में मिले इस मानसिक और भावनात्मक आघातों ने बड़े होने पर भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। वे अब भी अपने दिल में उन घावों को सहेजे हुए थी। बचपन में पिता द्वारा निरंतर लताड़े जाने के चलते उनकी आत्म छवि बुरी तरह प्रभावित हुई। वो कहते हैं ना कि यदि झूठ को भी बार बार बोला जाए तो सुनने वाले को सच लगने लगता है। ऐसा ही कुछ एलिजाबेथ के साथ हुआ। कुल मिलाकर यह कि उनकी एक तरह की आत्महीनता घर कर गई थी। साथ ही साथ इसने पुरुषों के साथ सहज और स्वस्थ संबंध कायम करने की उनकी क्षमता को भी बुरी तरह प्रभावित किया था। उन्हें हमेशा यही डर लगा रहता था कि यदि वे किसी के साथ नज़दीक जाएंगी तो उसे भी उनकी ये कमियां, ये खराबियां नजर आने लगेंगी और वे भी उनकी आलोचना करने लगेंगे। इस डर से अब वे पुरुषों के साथ बहुत घनिष्ठता से घबराती थी। दूसरी ओर अपनी माँ के साथ एलिजाबेथ के संबंध बहुत अच्छे थे। राहत की बात थी कि वे खुले और प्रगतिशील विचारों वाली एक आत्मनिर्भर महिला थी और इसीलिए उन्होंने हमेशा एलिजाबेथ को भी अपनी जिंदगी अपने बलबूते पर जीने लायक बनने को प्रेरित किया। अपने पति के रूखे सूखे और उदासीन व्यवहार को सहते रहना उनकी मजबूरी नहीं थी। वे बस अपने बच्चों के भविष्य की खातिर इन सब को अनदेखा कर रही थी। एलिजाबेथ कहती थी कि माँ ईश्वर का भेजा हुआ उपहार थी हम भाई बहन के लिए, हमारे हर सुख दुख में हमेशा साथ रहने वाली, हमारी हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ध्यान रखने वाली, खुशी खुशी हमारे लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने वाली। लेकिन फिर कॉलेज करने के लिए एलिजाबेथ मियामी आ गई और उसने अपना घर छोड़ा। कुल मिलाकर यह कि घर के डर और घुटन भरे वातावरण से निकलकर मियामी की खुली हवा में आज़ादी की सांस लेना उनके लिए किसी सपने के सच होने से कम नहीं था। हाँ, पुरुषों के साथ निभाह करने में उन्हें बेहद परेशानी होती थी, बात चाहे पेशेवर संबंधों की हो या निजी संबंधों की। पुरुष साथियों के साथ उनकी पटरी बैठती ही नहीं थी। मन में बैठी बचपन के दिनों की हीन भावना उन्हें सहज होने ही नहीं देती थी। वे कभी भी अपने आप को खुलकर अभिव्यक्त नहीं कर पाती थी, हमेशा सहमी सी रहती थी। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ
जिसके सारे सहारे छीन लिए और उनकी ज़िंदगी में एक भूचाल सा ला दिया। उनकी माँ जल बसी कैंसर से। अब आप खुद समझ सकते हैं कि क्या बीती होगी उन पर। उनके लिए तो मानो दुनिया ही खत्म हो गई। और क्यों ना हो, माँ ही तो उनकी दुनिया थी। और था कौन जिसके साथ उन्होंने कभी अपना सुख दुख बांटा हो। एलिजाबेथ के भाई की बात है तो वह अपनी ही जिंदगी में मशगूल था। उनके पिता खुद एकाकी जीवन में रहना प्रेफर करते थे। एलिजाबेथ के मन की पीड़ा में अब पहले से ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई थी। काम और निजी जीवन से बड़ी जुड़ी हताशाएं तो थी ही, लेकिन अब माँ को खोने का डर भी उसमें शामिल हो गया था। उनकी माँ ने मरते वक्त जो उनके शब्द थे, मैं तुम्हें अकेली छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली, तुम कभी मेरे प्यार से महरूम नहीं महसूस करोगे, ये उनके अंतिम शब्द बन गए। एलिजाबेथ को ऐसा मालूम हुआ मानो उनके हृदय में और उनके जीवन में एक बड़ा सा शून्य पैदा हो गया हो। और यह एहसास सिर्फ भावनात्मक तल पर नहीं था, वाकई उनके सीने में दर्द उठने लगा था। जब हम किसी को अपनी ज़िंदगी में एक जगह देते हैं तो वो जगह हम हमारे हृदय में देते हैं, और जब वो इंसान जाता है तो पीछे एक शून्य छोड़ कर जाता है, और वही भावनाएं हमारी फिजिकल बॉडी में भी आती हैं। महीनों तक वे लगातार रोती रहीं, पर तब भी उनके जीवन में पैदा हुई रिक्तता लेश मात्र भी कम नहीं हुई। इन सब का परिणाम हुआ कि एलिजाबेथ का मन ही मन इकट्ठा होता हुआ दुख डिप्रेशन में बदल गया, और वे तमाम अवसादजन्य बीमारियों के शिकार हो गई। देर रात तक नींद ना आना, बेचैनी, करवटें बदलते रहना और दोबारा लौट कर आने का नाम नहीं लेती थी। असफल रिश्तों की एक लंबी फहरिस्त एलिजाबेथ के सामने थी। वो एक बार शादी भी कर चुकी थी, पर बदकिस्मती से वह रिश्ता लंबा नहीं चल सका। ऐसा लगता था मानो अपने दिल को उन्होंने रोक के रखा हो। उनके मन में उसको लेकर कोई लगाव ही नहीं था, जैसा अपने प्रेमी या पति के प्रति होना चाहिए। उनका सोचना था कि साथ रहते रहते लगाव भी पैदा हो जाएगा धीरे धीरे, लेकिन वे गलत थी। किसी के प्रति लगाव या अपनापन प्रयासों से नहीं पैदा किया जा सकता। या तो होता है या नहीं होता है, और इन दोनों के मन में एक दूसरे को लेकर कोई लगाव नहीं था। जल्द ही एलिजाबेथ को एहसास हुआ कि किसी रिश्ते को कायम रखने के लिए सिर्फ एक दूसरे के प्रति सम्मान या सहानुभूति पर्याप्त नहीं होती। उसके लिए प्रेम का होना ज़रूरी है, एक दूसरे के लिए दिल का धड़कना ज़रूरी है। अंततः वही हुआ जो होना था। एलिजाबेथ को पता चला कि उनके पति वो प्रेम, वो लगाव किसी और में ढूंढ रहे थे। उन्हें दुख तो बहुत हुआ, लेकिन बगैर कोई गिला शिकवा किए उस रिश्ते को उन्होंने खत्म कर दिया। अपनी खूबसूरती के चलते तलाक के बाद भी पुरुषों का एलिजाबेथ की ओर आकर्षित होना कम नहीं था। उसके बाद भी वे कई सारे अच्छे लोगों के संपर्क में आई, पर सभी जगह समस्या वही थी। दिमाग कहता था कि आदमी अच्छा है, पर उस अच्छे आदमी के लिए दिल में कुछ होता ही नहीं। दिल मानो कसम खा के बैठा था कि किसी के लिए धड़कना ही नहीं। धीरे धीरे एलिजाबेथ को लगने लगा कि हो न हो, कमी मेरे ही अंदर है। बचपन में अपने पिता द्वारा दी गई बेवजह की भर्त्सना और मान कम करने वाले बातें और नुकीले और जहरीले तीर उनके मन में कभी न कभी भरने वाले घाव दिए थे। अब व्यस्क जीवन में पुरुषों के साथ असफल रिश्तों की लंबी होती फहरिस्त उन घावों पर नमक का काम कर रही थी। उसके बाद भी कई पुरुषों से वह मिली, दोस्ती हुई, लेकिन फिर भी वह जुनून, वो दीवानगी किसी के लिए महसूस ही नहीं कर पाती थी। इस तरह धीरे धीरे वे इस संभावना को खोती जा रही थी कि वे कभी कोई ऐसा रिश्ता कायम कर पाएंगी जो भावनात्मक रूप से संतुष्टिदायक हो। पर आशा पूरी तरह मर जाए तो आदमी किस तरह जिंदा रहता है भला? एलिजाबेथ भी निराश जरूर थी। हमारी पर्सनैलिटी में हमारे जिए गए जीवन, हमारे बचपन, हमारे रिश्तों का बहुत बड़ा महत्व होता है। यही सब हमारे डर बनाते हैं, हमारी पर्सनैलिटी बनाते हैं।
अंततः कोई और चारा न देखकर एलिजाबेथ ने मुलाकात का वक्त तय करने के लिए डॉक्टर वीज के पास फ़ोन किया। एलिजाबेथ इस उम्मीद से मेरे पास आई थी कि शायद किसी पूर्व जन्म की स्मृति से उन्हें याद हो जाए कि वे पहले भी अपनी माँ के साथ जी चुकी हैं, ताकि उन्हें यह मानने का आधार मिल सके कि अगले किसी जन्म में फिर से वे उनके साथ आएंगी, या फिर कौन जाने सम्मोहन की अवस्था में किसी पारलौकिक अनुभव के माध्यम से उनकी अपनी माँ से मुलाकात हो जाए। वे भी किसी पूर्व जन्म में जाकर या किसी और आयाम में जाकर या किसी भी अन्य माध्यम से अपनी माँ से संपर्क की आशा लेकर मेरे पास आई थी। उनके हद से गुजर रहे दर्द दिल को इस मरहम की सख्त ज़रूरत थी। उन्हें हीलिंग की ज़रूरत थी। ये थी एलिजाबेथ के बचपन की कहानी और उनकी इस जीवन की कहानी, जो डिप्रेशन के रूप में उन्हें डॉक्टर वीज के पास लेकर आई थी। देखते हैं कि पेड्रो का ये जीवन कैसा था और वो क्या कारण थे जो उन्हें डॉक्टर वीज तक लेकर आए थे। डॉक्टर कहते हैं कि पेड्रो को मैंने जब पहली बार देखा तो मैं देखता ही रह गया। वे इतने सुंदर थे जैसे कि आमतौर पर मैक्सिकन पुरुष होते हैं। उनके व्यक्तित्व में एक आकर्षण था और उनका खुश मिजाज और हाजिर जवाब और मिलनसार व्यक्तित्व देखकर यह अनुमान लगाना मुश्किल था कि भीतर ही भीतर यह आदमी कितना दुखी था। वे अपने भाई के बहुत करीब थे जो कि एक एक्सीडेंट में मारे गए। खासकर इसी समस्या के समाधान के लिए उन्होंने मुझसे संपर्क किया। ऐसे सभी लोगों को यह उम्मीद रहती थी कि पास्ट लाइफ थेरेपी की मदद से शायद वे मृत्यु को बेहतर ढंग से समझ पाएं, जान पाएं कि यह कोई अंत नहीं है जीवन का। कुछ लोगों को तो इस बात की आस भी होती है कि शायद इस प्रक्रिया में उनकी अपने उस गुजरे हुए प्रियजन से दोबारा मुलाकात हो जाए। बल्कि मुझे लगता है कि अधिकांश लोगों के लिए यह दूसरी वाली उम्मीद ज़्यादा बड़ी प्रेरणा रहती है पास्ट लाइफ थेरेपी की शरण में आने के लिए। और मैंने देखा कि पास्ट लाइफ थेरेपी ने अधिकांश अवसरों पर उन्हें निराश नहीं किया। अधिकांश अवसरों पर उनमें न केवल जन्म और मृत्यु को लेकर सही समझ पैदा हुई, बल्कि वे आध्यात्मिक तौर पर अपने पिछड़े प्रियजनों से मिल भी पाए अशरीरी अवस्था में। पेड्रो के मामले में गौर करने वाली बात यह थी कि उनके भाई को गुजरे हुए 10 महीने बीत चुके थे, पर उनका मन अब भी उतना ही दुखी था। जबकि आम तौर पर तो इतने समय में व्यक्ति बिना किसी उपचार के भी सामान्य होने लगता है। यह इस बात का संकेत था कि भाई की मृत्यु महज एक ट्रिगर थी। उनके दुख की असल वजह किसी पूर्व घटना या अनुभव में छिपी थी। दूसरे शब्दों में कहें तो इस नए किंतु हल्के दुख ने किसी पुरानी और बहुत गहरे दुख की स्मृतियों को जगा दिया था। सत्र दर सत्र हमें पता चलता गया कि अपने प्रियजनों से बिछड़ने का दुख पेड्रो के लिए नया नहीं था, बल्कि कई कई जन्मों में उनके साथ ऐसा हो चुका था। मानव चेतना का एक स्वाभाविक गुण है कि वह अपने द्वारा लिए गए दुखद या त्रासद अनुभवों को बार बार दोहराने का प्रयास करती है, बिना इस बात की चिंता किए कि ऐसा करना हमारे हित में नहीं है। यहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है। जब कुछ बुरी घटना हमारे साथ होती है तो वो कुछ डर लेकर आती है जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाते हैं और हम उसी तरह से सोचने लग जाते हैं। और जब हम उन्हें सोचते हैं तो उतनी ही आदत गहरी होती जाती है और फिर व्यक्ति ऐसे अनुभवों के लिए एक मैग्नेट का काम करता है। इसे रिपीटिशन कंपल्शन कहा जाता है। पेड्रो भी उन लोगों से बिछड़ने वाले अनुभवों के लिए मैग्नेट बन चुके थे जिन्हें वे सबसे ज़्यादा प्यार करते थे। मनोचिकित्सा का जो विज्ञान है वह कहता है कि हमारे साथ पेश आई हर दुखद घटना हमें अतीत में अनुभव किए गए समान दुखों और त्रासदियों की याद दिला देती है और हर नया नुकसान पुराने नुकसानों में जुड़कर और बड़ा हो जाता है। इस तरह यह चक्र जारी रहता है। पुराने अनुभव नए अनुभवों के लिए मैग्नेट का काम करते हैं और नए अनुभव पुराने अनुभवों के साथ जुड़कर और भी शक्तिशाली हो जाते हैं। हमारी स्मृति में जो सबसे कष्टप्रद अनुभव दर्ज हैं
वे वर्तमान जन्म से बहुत पहले के होते हैं। बहरहाल पेड्रो की बातों से पता चला कि वे एक बेहद संपन्न और प्रभावशाली परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। उनके परिवार में धन की कोई कमी नहीं थी। उनके पिता का बहुत बड़ा कारोबार था और वे कई कारखानों के मालिक थे और साथ ही साथ राजनीति में भी उनका खासा दखल था। कोई ताज्जुब की बात नहीं कि पेड्रो ने शहर के सबसे प्रतिष्ठित निजी स्कूलों में शिक्षा पाई थी। इसीलिए शुरू से ही उन्हें अंग्रेजी का वातावरण मिला और इस भाषा में वे काफ़ी निपुण हो गए। बाद में वे मियामी आ गए। पेड्रो 3 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। एक भाई था पेड्रो का जो उनसे 2 साल बड़ा था, जिसके साथ उनकी अच्छी बनती थी। और कहने की ज़रूरत नहीं कि यह वही भाई था जो आगे चलकर कार दुर्घटना में मारा गया, जिस वजह से पेड्रो बहुत दुखी थे। पेड्रो के पिता पूरी तरह काम में डूबे रहने वाले इंसान थे और इसीलिए अक्सर रात को बहुत देर से घर लौटते थे। इस बारे में पेड्रो ने एक दिलचस्प बात बताई। पता नहीं क्या वजह थी, पर मैं जिस भी लड़की को डेट करता था, माँ को उसमें कोई ना कोई खोट नज़र आती थी। उन्हें कभी भी मेरी पसंद नहीं आई। वे हमेशा उन लड़कियों में कमियां गिना गिना कर उन्हें मेरी नज़रों से गिराने की कोशिश करती थी। इसी बीच पेड्रो ने अपने एक रिलेशनशिप के बारे में बताया, लेकिन वो उसमें बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कॉलेज के आखिरी साल में मेरा एक अफेयर हुआ अपने से बड़ी उम्र की महिला के साथ। वो मुझसे बड़ी थी और शादीशुदा भी। इतना कहकर पेड्रो चुप हो गए। बात सिर्फ इतनी नहीं थी। पेड्रो में एक गिल्ट था, अपराध बोध था, क्योंकि उनके इस रिश्ते की वजह से उसे अबॉर्शन कराना पड़ा और इसकी वजह से वे इसका सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहे थे। डॉक्टर ने कहा, मैं समझ रहा हूँ आपकी स्थिति, पर मैं आपको अबॉर्शन के विषय में कुछ बताना चाहता हूँ, कुछ ऐसा जो मैंने अपने अनुभवों से सीखा है। पेड्रो ने कहा, हाँ बताइए। अबॉर्शन या दुर्घटनावश मिसगैरेज वास्तव में इत्तेफाकन या एक तरफा घटना नहीं होती। अमूमन ये माँ और उसके अजन्मे बच्चे की आत्माओं के बीच आम सहमति से घटी होती है। आपको बता दूं कि हम में से हर एक ने जन्म लेने से पहले अपने लिए एक विस्तृत जीवन योजना, एक लाइफ प्लान तैयार की होती है। हम सब जन्म से पहले ही तय करके आते हैं कि हमें इस जन्म में धरती पर आकर क्या करना है, कैसे करना है, किनकी मदद से करना है, और इस योजना के आधार पर हम यह तय करते हैं कि हमें कब जन्म लेना है, किस परिवार में लेना है और किन हालातों में लेना है, किस तरह का शरीर चुनना है और किस तरह के साथी सहयोगी चुनने हैं। इस प्रकार हम अपने जन्म के लिए विशिष्ट परिस्थितियों का चयन करते हैं, पर कई बार गर्भधारण से लेकर बच्चे को जन्म देने तक की 9 माह की अवधि के दौरान परिस्थितियां नाटकीय ढंग से बदल जाती हैं और जन्म लेने वाली आत्मा द्वारा चाही गई शर्तें पूरी नज़र नहीं आती। तब वह आत्मा खुद को गर्भ में धारण करने वाली स्त्री के साथ किए गए पूर्व करार को आपसी सहमति से रद्द कर देती है और तब अबॉर्शन या मिसकैरेज होता है। अपने मरीजों के माध्यम से मैंने जाना कि जब माँ गर्भ धारण करती है तो तत्काल उस गर्भ में आत्मा का प्रवेश नहीं होता। शिशु का शरीर बनना शुरू हो जाता है पर उसमें आत्मा नहीं होती। गर्भधारण के समय केवल आरक्षण होता है और वह आत्मा अपनी इच्छा अनुसार आती जाती रहती है। इस बात को समझने के बाद, जानने के बाद पेड्रो ने एक आराम की सांस ली और वे अब काफ़ी हद तक अपने अपराध बोध और शर्मिंदगी से बाहर आए हुए मालूम हो रहे थे। नियति के खेल निराले होते हैं। आगे डॉक्टर ने पूछा, तो क्या अब आपकी ज़िंदगी में कोई नहीं है? अभी किन्हीं लड़कियों से दोस्ती है आपकी? हाँ है, पर केवल दोस्ती है, प्यार जैसी कोई बात नहीं। प्यार अब तक हुआ ही नहीं किसी से। पता नहीं मेरी किस्मत में है भी या नहीं। उनकी आवाज़ में एक चिंता की झलक थी। अब पेड्रो वापस मैक्सिको लौट गए थे और वो कहते हैं कि मैं इस संभावना पर विचार करने लगा कि कहीं पेड्रो की माँ द्वारा लगातार उनकी पसंद की लड़कियों में दोष निकालकर उन्हें नकारा जाना, उम्र में अपने से बड़ी महिला के साथ प्रेम होना और उनके गर्भपात की नौबत आना, इन सारी घटनाओं ने मिलकर कोई मनोवैज्ञानिक बाधा तो नहीं खड़ी कर दी थी पेड्रो के मन में। कहीं ऐसा तो नहीं कि नकारात्मक अनुभवों के चलते ही वे किसी के साथ कोई घनिष्ठ संबंध कायम करने में घबराने लगे हों। मेरा मतलब है जानकर नहीं, लेकिन
अवचेतन मन के स्तर पर, सबकॉन्शियसली। पेड्रो ने बताया कि पापा 70 पार कर चुके हैं और अब भाई के जाने के बाद सारी काम की जिम्मेदारियां मेरे कंधों पर है। जहाँ तक शारीरिक स्वास्थ्य की बात थी, उस लिहाज से पेड्रो एकदम भले चंगे थे। हाँ, कभी कभी उनकी गर्दन और बाएं कंधे में तेज दर्द उठता था, पर यह समस्या अभी कभी की नहीं बल्कि बहुत पुरानी थी और डॉक्टरों का कहना था कि यह सामान्य बात है। बात सिर्फ इतनी सी थी कि इसका कोई उपचार नज़र नहीं आ रहा था। पेड्रो ने बताया, अब तो मैंने इस दर्द के साथ जीना सीख लिया है। अपनी अगली मुलाकात में पेड्रो ने डॉक्टर से बताया कि मुझे नींद लेने में बहुत मुश्किल होती है और पिछले 2 दिन से मुझे एक ही सपना आ रहा है। मैं कोई और सपना देख रहा था कि अचानक मानो रील बदल गई हो और जैसे वो सपना गायब हो गया हो और एकाएक एक बूढ़ी औरत मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। मैंने पूछा, उसे पहचाना आपने? नहीं, मैं उसे नहीं जानता, पेड्रो ने बिना किसी संशय के तत्काल उत्तर दिया। खासी उम्र दराज थी, 70-75 की रही होंगी। सफ़ेद रंग का एक खूबसूरत लिबास पहना था उसने, पर मुझे उसके चेहरे पर ज़रा सी भी शांति नज़र नहीं आई। खासी हैरान परेशान थी, मुझसे मुखातिब होकर बार बार एक ही बात दोहराई जा रही थी। डॉक्टर ने पूछा, क्या? यही कि उसका हाथ थाम लो, उसका हाथ थाम लो, तुम सब जान जाओगे, पहचान जाओगे। उसके पास जाओ और उसका हाथ अपने हाथों में लो। डॉक्टर ने पूछा, किसका हाथ? पेड्रो ने कहा, याद नहीं, पता नहीं, वो बस बार बार यही कह रही थी, उसका हाथ थाम लो। कुछ खास तो नहीं। हाँ, यह ज़रूर गौर किया कि उस वृद्धा ने अपने हाथ में एक सफ़ेद पंख थामा हुआ था। और फिर कल रात को दोबारा मुझे वही सपना आया, फिर वही वृद्धा, वही उसके शब्द और वही उसके हाथों में पंख। पेड्रो ने स्पर्श किया, वह फिर वही कह रही थी, उसका हाथ थाम लो, उसका हाथ थाम लो, उसके पास जाओ और उसका हाथ अपने हाथों में लो। डॉक्टर ने कहा, मुझे लगता है कि इन सभी सवालों के जवाब हमें रिग्रेशन के दौरान ही मिलेंगे और पेड्रो उसके लिए तैयार थे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।